नमस्कार, जोहार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शिल्पा। हमारा जो यह स्वास्थ्य है वो एक पतवार की तरह है जो शरीर रूपी नैया को बहुत सही तरीके से चलाती है। लेकिन अगर इसी पतवार में कोई परेशानी हो जाए तो हमारा शरीर सही तरीके से काम नहीं करता है। सरल भाषा में कहूँ तो हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है ताकि हमारा शरीर सही तरीके से कार्य कर सके। और हमारा यह आज का कार्यक्रम भी इसी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियों को पहुंचाता है। हमारा जो यह शरीर है उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वह है सांस, क्योंकि इसके बिना हमारा कुछ पल भी जीना बहुत मुश्किल है। जब हम यह सांस लेते हैं तो यह सांस हमारे फेफड़ों तक जाती है, जिससे हमारे शरीर के अन्य अंग आसानी से और सही तरीके से काम करते हैं। परंतु अगर किसी कारणवश इन्हीं फेफड़ों में संक्रमण हो जाए तो हमारा जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ क्षय रोग की, जिसे टीबी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम यक्ष्मा और तपेदिक के नाम से भी जानते हैं। तो यह क्या है, यह क्यों होता है, इन सभी बातों में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है आयुर्वेद के डॉक्टर कमलेश प्रसाद। तो सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यह क्षय रोग होता क्या है। देखिए, क्षय रोग एक हम लोग मोस्टली जानते हैं कि यह छाती का बीमारी है जी। और ये मुख्य रूप से उन्हीं लोगों को होता है कि पहले जैसे प्राचीन समय जो लोग कम्युनिटी में रहते थे, एक ही घर में रहते थे, बहुत गरीब होते थे, लो ग्रेड, जिनका पोषण सही नहीं होता था, उनको अक्सर इस तरह का टीबी का बीमारी या क्षय रोग हो जाता था। तो ऐसे हम लोग सामूहिक रूप से देखते हैं। अब ये एक संक्रामक बीमारी है और जो कम्युनिटी में धीरे धीरे फैलने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि ये एक तरह से बैक्टीरिया से होने वाला या जीवाणु से होने वाला रोग है, जो बाद में जब आविष्कार हुआ तो इस बैक्टीरिया का नाम था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, जो छाती को ही प्रभावित करता था। और ऐसी स्थिति में हम लोग देखते थे कि जो लोग माने स्लम एरिया में रहते हैं या जो गरीब है, जिनका पोषण ठीक तरह से नहीं होता है, खाना अच्छा से नहीं मिलता है, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, जिससे उनके शरीर की व्याधि क्षमता या रोग क्षमता बोलिए कि कम हो जाती है, वैसी स्थिति में उस प्रकार के लोग इस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होते थे। दूसरी बात एक और देखा जाता था कि गांव में हम लोग देखते थे कि बहुत से लोग गाय के कच्चा दूध को सीधे निकाल कर बच्चों को पिला देते थे। तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग या जो बच्चे गाय के कच्चे दूध का सेवन करते थे उनको अक्सर टीबी हो जाया करता था। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसी कारण से यह रोग फैला और ये छाती में होता है, जिसमें खांसी होने लगती है, बलगम निकलता है। आज भी हम लोग जो देखते हैं कि अगर बताया जाता है कि अगर लंबी दिनों तक खांसी रह गई, जिसको मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि अगर 15 दिन से अगर अधिक खांसी हो तो उनको टीबी की जांच करा लेनी चाहिए, नहीं तो टीबी की संभावना बनी रहती है। सर, जैसा कि आपने बोला कि यह संक्रामक रोग है, तो किस किस तरीक़ों से फैलता है? ये मुख्य रूप से जो रोगी, इससे संक्रमित रोगी जो है, जब वो खांसता है या तो उसके थूक से, उसके ड्रॉपलेट से उसके जीवाणु हवा में फैलते रहते हैं और हवा में जब फैलते हैं तो उसी जो अगल बगल का जो आदमी है या जो उस जगह पर रह रहा है वो आदमी अगर सांस के द्वारा वो लेगा तो उसके जीवाणु उसके जाके छाती को प्रभावित करते हैं और वो चेस्ट का टीबी हो जाता है। और जब स्टार्ट हुआ तो सबसे जो इसका पहचान, मूल रूप से पहचान है कि इसमें मंद बुखार रहता है, यानी बुखार लो ग्रेड बना हुआ रहता है जो रोगी को पता नहीं लगता है। एक और इसका पहचान है कि अगर रोगी रात उसको मंद बुखार है, खांसी है और रात में अगर पसीना चल रहा है जी, अगर ऐसे इतना पसीना चलेगा कि वो भीग जाएगा, तो इतने अगर पसीना चल रहा है तो हम लोग समझते हैं कि टीबी है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर मंद बुखार हो, खांसी हो, खांसी के साथ बलगम आता हो और लंबी दिनों तक अगर खांसी रह गई हो तो टीबी होने की संभावना होती है। वैसी स्थिति में उसको जा कर के अस्पताल में जांच कराना चाहिए। सर, तो क्या ये छूने से भी फैलता है?
हाँ, ऐसा देखा गया है कि बहुत से जो खाने उने का बर्तन है एक साथ रहता है, या लोगों का जो एक ही जगह अगर खा रहे हैं, वैसी स्थिति में ये इसकी संभावना बन जाती है कि ये फैलता है जी। और मूल रूप से हम लोग देखते हैं कि यह दो तरह का टीवी है। एक है गुप्त टीवी, जिसको हम लोग लेटेंट बोलते हैं, जी। जो चुपचाप हर आदमी के शरीर में पड़ा हुआ रहता है। और जैसे ही उसका इम्यूनिटी पावर कम होगा या रोग की क्षमता कम होगी, व्याधि क्षमता कम होगी, तैसे ही उसका जीवाणु संक्रमित माने एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा और वो टीबी रोग पैदा कर देगा। दूसरा होता है एक्टिव टीबी, जो सक्रिय टीबी है, जो जनरली में हम लोग दिखाई दे देते हैं। जो मूलतः टीवी दो प्रकार के हाँ, होते तो हैं। मूलतः हम लोग दो ही मान के चल रहे सर, हैं। जो आपने बताया जो गुप्त टीवी, इसमें हमने देखा है कि 25% लोगों की टीवी का पता नहीं चल पाता है, और इलाज के कमी के कारण, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पाता है कि उन्हें टीवी है, उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे मरीजों को कैसे पता चला कि उन्हें टीवी है? कैसे आप डायग्नोसिस करते हैं इस टाइप के मरीजों को? उसके लिए मैंने बताया कि अगर खांसी लंबी दिनों तक चल रही है, खांसी के साथ बलगम आ रहा हो, जब बहुत स्थिति खराब हो जाती है, क्रोनिक हो जाती है, तो बलगम के साथ खून भी आता है। जी जी। तो अगर खून आ रहा हो, वैसी स्थिति में हम लोग ये समझते हैं कि टीबी है। और उसके जांच कराने के लिए आजकल तो बहुत सी विधा हो गया है, बहुत सा टेक्निक है, जिसमें हम लोग एक्सरे कराते हैं, खून का टेस्ट कराते हैं, और उसके अलावा स्प्यूटम माने थूक का टेस्ट होता है। आजकल सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज मुफ्त होता है और हो रहा है। जब से डॉट्स की व्यवस्था की गई, तब से टीबी रोगियों का इलाज फ्री होता है और वहाँ जांच भी फ्री होता है। इसलिए किन्हीं लोगों को लगे, या जो भी ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहन हैं जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, अगर उनको 15 दिन से अधिक दिनों की खांसी है, तो उनको जा कर के अस्पताल में जांच करानी चाहिए, और वो मामूली जांच से वो पहचान डिटेक्ट हो जाएगा कि ये टीबी है या नहीं है। सर, तो इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? बचाव के लिए सबसे आसान उपाय है कि सफाई पर ध्यान रखना है। जी। जो बताए कि गांव में जो लोग दूध पीते थे निकाल के, गाय का डायरेक्ट दूध पीते थे, वैसे नहीं दें। दूध को हमेशा उबाल कर पिएं। आजकल जो बाज़ार में जितने भी आता है, तो वो पास्चुराइज मिल्क आता है। जब से ये जो दूध बिकता है जो पैकेट में, ये उसको इतना लंबा हीट किया जाता है, पास्चुराइजेशन किया जाता है कि उसके बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। इसलिए ये दूध ज़्यादा सेफ है। वैसे अगर गाय का दूध लेते हैं तो उसको कच्चा बिल्कुल न पिए, क्योंकि गाय के दूध में अक्सर देखा जाता है कि ये टीबी के कीटाणु रहते हैं। इसलिए उनको हमेशा अच्छी तरह से उबाल कर ही पिए, तो इससे बचाव होगा। दूसरी बात, सफाई पर बिल्कुल ध्यान दें। पौष्टिक खाना लें, ऐसा खाना लें जो हमारे शरीर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में लें। अगर कम से कम 1 अंडा का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। उसी तरह से विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में सेवन करें। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 से 2 आंवला का मुरब्बा अगर प्रतिदिन खाएं, तो इससे विटामिन सी की मात्रा बढ़ेगी और हमारे शरीर का रोग क्षमता भी बढ़ेगा, तो बहुत से बीमारियों से बचाव होगा। सर, मैं आयुर्वेद की तरफ आती हूँ। मैं जानना चाहूँगी, क्या आयुर्वेद के द्वारा इस बीमारी का रोकथाम किया जा सकता है? क्या इसे जड़ से हटाया जा सकता है? देखिए, अभी तक तो टीबी का उन्मूलन हो नहीं पाया है। मतलब बहुत हद तक हम लोग इसको कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सा जब से ये नई दवाई आई, अंग्रेजी दवाई आई, तब से बहुत हद तक इस पर काबू पा लिया गया। लेकिन जब ये दवाई नहीं थी, तो उसके पहले हम लोग जो आयुर्वेदिक विधा से इलाज करते थे, तो उससे उनका बचाव होता था। इसीलिए आप देखे होंगे कि जगह जगह अलग अलग सेंटर होता था। माने जिसको टीबी हो गया उसको हम लोग अलग सेंटर में दूर ले जाकर रखते थे। गांव से दूर रखा जाता था ताकि दूसरे को नहीं हो। और उसमें हम लोग मोस्टली रूप से जो दवाई हैं जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, या जो बलगम है जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है, जो खांसी होता है उसके लिए, या फेफड़े में जो घाव हो जाता है उसको हील करने के लिए बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ दिया जाते थे। इसमें दिया जाता था जैसे पिपली सिद्ध दूध दिया जाता था। जैसे पिपली है, उसको पिपली को उबाल करके दूध में और प्रतिदिन रात में दिया जाता था। इससे उसको पोषण भी मिलता था और आपका पोषण भी मिलता था और रोग को भी बचाव होता था। उसी तरह देखा जाता है कि हल्दी को
प्राचीन समय में हल्दी को गुड़ के साथ मिलाकर और उसमें थोड़ी सी अदरक मिलाकर 2-2 रत्ती की गोली 250 मिलीग्राम की गोली बनाई ली जाती थी और उसमें पीपल का जो फल होता है उसके बीज को भी घी में मिला करके भूंज करके और उसका गोली बना करके कम से कम 1 ग्राम के मात्रा में 500 से 1 ग्राम के मात्रा में सुबह शाम दिया जाता था। तो ऐसा पीपल के जो फल है, पके हुए फल में ऐसा गुण है जो हमारे शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है और ख़ास करके छाती के रोगों के लिए बहुत लाभदायक है। तो हल्दी और पीपल और अदरक को गुड़ में मिला करके छोटी छोटी गोलियां बना ली जाती थी और उसके दिया जाता था। उसके अलावा बहुत से शास्त्रीय मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन भी है जो टीबी में कारगर है, काम करती थी। जैसे हम लोग देते थे स्वर्ण बसंत मालती रस। तो बड़े बड़े लोगों में ये, चूँकि ये दवाइयाँ महंगी होती है तो जो बड़े लोग होते थे उनको तो ये दवा मिल जाती थी, लेकिन जो गरीब तबके के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, वो तो इतनी महंगा दवाई का अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो इसलिए ये बीमारी बढ़ती गई और बढ़ने के कारण से ही इतने रोग मैंने यहाँ पैदा हुए और एक मारक बीमारी के रूप में अभी भारत में प्रचलित हुई। सर, ये जो आयुर्वेद की दवाइयाँ आप देते हैं वो सभी वर्गों को, जैसे बच्चे बूढ़े, सबको एक ही डोज होते हैं या उनमें डोजेज अलग अलग होते हैं? नहीं, सबका अलग डोज होता है और बीमारी के हिसाब से। जी। बीमारी तो क्या का इसका कोई साइड इफेक्ट? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोई साइड इफेक्ट नहीं। पहले तो इफेक्ट होना चाहिए ना। जी। रोग ठीक करने के लिए दिया जा रहा है, इसलिए कोई भ्रम में नहीं रहें कि दवा के कोई साइड इफेक्ट है, वैसे नहीं होती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, है ना। इससे रोग ठीक होता है, साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको खाना चाहिए। भ्रम में निकाल देना चाहिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट है। जी। सर, आपने जैसे बचाव के लिए बोला कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, लेकिन जैसे हम गरीब घर की बात करें या गांव की बात करें, एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर वैसे में किसी एक लोग को हो जाता है तो अन्य लोग कैसे बचे उससे? तो उनको तो सेपरेट कर दिया जाता था, अलग रूम में रखने की पहले व्यवस्था। अलग रूम में रख दिया जाता था। अगर टीबी है तो जी, ऐसा नहीं है कि सिंपल खांसी को भी हम लोग टीबी मानेंगे। सिंपल खांसी हो रहा है जो 5 से हफ्ता दिन में ठीक हो जाता है, वो टीबी नहीं है। टीबी को हम लोग तभी समझते हैं कि जब उसमें बुखार हो, बलगम हो, बलगम के साथ की भी समस्या इसमें देखी जाती है। बिल्कुल, कुपोषण के कारण से ही तो ये बीमारी होती है। जी। इसलिए अच्छा डाइट लें, पौष्टिक डाइट लें तो इस बीमारी से बचाव होगा। कितनी लंबी चलती है सर इसका जो मेडिकेशन है, वो कितने लंबे अवधि तक देखिए, इसका दवा 3 से 9 महीने तक चलती है। जी। मिनिमम 3 महीना तक चलता है। जी। और मैक्सिमम 9 महीना तक चलता है और इसकी दवा लगातार लेनी चाहिए। बहुत से रोगी ऐसा है कि दवा लिए और ठीक हुआ तो बीच में छोड़ देते हैं, तो ये छोड़ना अच्छी बात नहीं है। जैसे ही छोड़ेंगे वो दवा रजिस्ट हो जाएगी और वो काम करना बंद कर देगी। इसलिए उनको फिर से फुल कोर्स लेना पड़ता है। इसलिए जब भी टीबी हो तो उसका दवा एक दिन भी नहीं छोड़ें और उसको प्रचुर मात्रा में दें। जितना उसका कोर्स है उतना कोर्स उसको पूरा कर लेना चाहिए। अगर चिकित्सक 3 महीने बोलता है तो 3 महीने लेना चाहिए और अगर वो 9 महीने बोलता है तो 9 महीने खाना चाहिए। इसीलिए आजकल जो सरकार जो डॉट्स बनाया, जो सरकारी अस्पतालों में चल रहा है कि घर जाकर खाने का विधान है, उसको एक सर्टेन दवाई की पत्ती दी जाती है और कि ये दवा जब ख़त्म होगा तो वो जो सिस्टर रहती है या जो नर्स रहती है वो टीबी का मरीज़ को घर से घर को डिटेक्ट करके रखता है और उसको घर में जाके सामने खिलाना है। बहुत से अनपढ़ रोगी रहते हैं कि थोड़ा सा ठीक हो गया तो वो दवा छोड़ देते हैं। वैसी स्थिति में सरकार ने ये व्यवस्था किया है कि उनको घर जाके दवा खिलाना है। जी। और या वो खाली पत्ता लाएंगे अस्पताल में तभी वो दवा मिलेगी। सर, ये दवाइयाँ कितने दिनों में अपना असर दिखाना स्टार्ट करती हैं? दवा तो सेम डे असर, 1 से 2 दिन में असर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत सा लंबा इंतजार करना पड़ता है। अगर टीबी है और टीबी की दवा चलती है तो 1 से 2 दिनों में रोगी को फायदा हो जाता है। हाँ। सर, क्या ये बीमारी एक बार ठीक हो जाने के बाद पुनः रिपीट करती है? ऐसी संभावना नहीं होती है। जो लोग
जितना चिकित्सक परामर्श देता है और अगर वो पूरा कर लेते हैं तो ये बीमारी को दोबारा होने का संभावना बहुत कम रहता है, बशर्ते वो अपना पौष्टिक भोजन लेते रहें। हाँ, एक चीज़ और है जो मैं बता देना चाहता हूँ कि सिगरेट का सेवन न करें जी, धूम्रपान, शराब का सेवन न करें, किसी भी गलत आहार का सेवन न करें, तो ये बीमारी ठीक होने में आसानी होती है। जी सर, जैसा कि हम जानते हैं स्त्रियों का बात करें, अगर गर्भवती स्त्रियां हैं और तो क्या उनके पेट में पल रहे नवजात शिशु को भी टीबी हो सकता है अगर माँ को है तो? नहीं, वैसी बात नहीं है। वो तो बच्चा जैसे जन्म लेता है तो हम लोग को आजकल BCG का टीका लगा दिया जाता है, इसलिए उससे उसका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात है कि माता का जो है इलाज उनका प्रॉपर ढंग से होता है और वो ठीक हो जाता है। जी, स्त्रियों की बात करूं सर, तो स्त्रियों में स्तन क्षय रोग भी देखा गया है, तो उसका क्या कारण है? देखिए, टीबी है तो पहले हम लोग सोचते थे कि चेस्टे में होता है, जी, छाती का रोग है इसको माना जाता था। वैसी बात नहीं है। आजकल का टीबी डिफरेंट जैसे जी, हर पार्ट में, जैसे ब्रेस्ट में होने लगा, औरतों के बचदानी में होने लगा, बोन में टीबी हो रहा है। उसके अलावा लिम्फ नोड होते हैं जो छोटी छोटी गिलतियाँ होती हैं जिसको हम लोग ग्लैंड टीबी बोलते हैं। इस तरह से बहुत जगहों पर टीबी का दिखाई पड़ने लगा। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि पेट में भी होता है, बचदानी में हो जाता है टीबी, पेट में जैसे, तो क्या वो संक्रामक हो सकता है क्योंकि वो तो शरीर के अंदर है? नहीं, यूटेरस में भी जो टीबी होता है, तो जिन महिलाओं को यूटेरस में टीबी होता है तो हम लोग देते हैं उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। जी। तो इसलिए उनका प्रॉपर इलाज करके ही उनको उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, है ना, जिनको अगर बचदानी में टीबी हो। उसके अलावा जैसे हम लोग इंटेस्टिनल टीबी का बात करेंगे, जिसको आंत में भी टीबी हो जाता है, तो वैसी स्थिति में देखा जाता है कि उनको बार बार पैखाना होता है, हमेशा पेट दर्द होता है, बुखार होगा, जिनको आराम नहीं होगा। उसमें आपका खून का उल्टी नहीं होगा, उसमें खांसी नहीं होगी, लेकिन इंटेस्टिनल टीबी जिनको आंत की टीबी है उसमें बार बार पैखाना होगा, बार बार पैखाना जाना पड़ता है, कभी कभी मल द्वार से खून भी आता है। तो ये सब भी टेस्ट के दौरान पता चलता ये होगा? सारा चीज़ टेस्ट, तो हम लोग जैसे ही कोई मरीज आता है, मान लीजिए पेट दर्द लेके आया, अब बहुत लंबा दिनों तक पेट दर्द है, तो उसके लिए जांच है, बेरियम मिल, एक्सरे वगैरह है, ये सब पहले होता है। तो इस सब से उनका हम लोग निदान करते हैं कि ये इंटेस्टिनल टीबी है या ये ग्लैंड टीबी है। ये सब विभिन्न तरह के आजकल टेक्नोलॉजिकल जो जांच आए हैं उससे आसानी से हम लोग पता कर लेते हैं। सर, हम गांव में रह रहे लोगों की बात करें, स्पेशली बुजुर्गों की बात करें, तो उनमें टीबी बहुत देखा गया है, तो क्या वजह है? उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? अब बुजुर्ग लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, गांव में रहने वाले लोग खैनी खाते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, तो उन लोगों को, और चूँकि भोजन भी प्रॉपर नहीं मिलता है, खाना ठीक से नहीं मिलता है, डाइट पौष्टिक नहीं है, तो ये सारा चीज़ जब नहीं मिलने से उनका शरीर या रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर का कम हो जाता है। इसलिए ये इस बीमारी को हम लोग गांव के लोगों में, बुजुर्गों में ज़्यादा देखते हैं जी। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हरे पत्तेदार सब्जी खाएं, ग्रामीण भाइयों को बोलते हैं, और पौष्टिक भोजन लें। प्रतिदिन कम से कम एक ठो अंडा का सेवन उचित माना जाता है जो प्रोटीन के लिए। उसके अलावा दाल प्रचुर मात्रा में लें। इस तरह से सर, मांस मछलियों का सेवन करना चाहिए इस बीमारी में? हाँ, ये चूँकि इसमें प्रोटीन की बहुत ज़रूरी पड़ती है, तो इसलिए मांस मछली का सेवन बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें मांस मछली दिया जाए और इसमें कोई रोकथाम नहीं है जी। हाँ, इंटेस्टिनल टीबी में हम लोग मांस मछली को परहेज बताते हैं जी। सर, इस बीमारी के कितने स्टेज होते हैं? मुख्य रूप से हम लोग तो 4 गो स्टेज आता है, जिसमें पहले हल्की सी खांसी होती है, रोगी को बुखार पता नहीं लगता है। दूसरे स्टेज में बुखार आती है, खांसी लंबी चलने लगती है और बुखार पता लगता है, मंद मंद ज्वर लगता है, रोगी का वजन अचानक गिरने लगता है जी। खांसी बढ़ने लगती है, बार बार रोगी को ऐसा कमजोरी महसूस होने लगती है, और
जब सबसे लास्ट अंतिम जी, स्टेज लास्ट जो स्टेज आता की बात है, करें। लास्ट स्टेज में हम लोग देखते हैं कि रोगी को खून की उल्टियाँ होने लगती है। जी। इतना सीवियर खून का उल्टी होगा कि वैसी स्थिति में उनको अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है। तो और क्या ये जानलेवा भी साबित हो सकती है बिल्कुल बीमारी? बिल्कुल। पहले तो बहुत से रोगी होते थे, या पहले ऐसे मान्यता थी कि जिनको टीबी रोग हो गया उनको राशन कार्ड से नाम कट गया, जी, ऐसा इस तरह से जी। माना जाता था। छुआछूत की बीमारी। हाँ, इसलिए उनको दूर रखा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जी, अब जो है उनको इलाज जो है प्रॉपर जब से हो गया तब से इस बीमारी से मुक्ति मिल गई। सर अगर कोई मरीज सही तरीके से इसका इलाज ना कराए तो क्या आगे जाकर उसको बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है, जैसे कैंसर या फिर कुछ और? वैसा तो देखा गया, वैसा तो किसी बीमारी में अगर इलाज नहीं हो जी, तो वो गंभीर रूप धारण कर लेता है और वो बीमारी आगे बढ़ और विकृत रूप ले लेती है। इसलिए जैसे ही इसका बीमारी हो, पता चले, इसका इलाज एकदम तुरंत करना चाहिए और बिल्कुल मुफ्त इलाज है। जब से ये नई दवाई आई, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी दवाई आई, तब से इस बीमारी पर बहुत हद तक काबू पाया जा सका है और अब इसके केसेस बहुत कम हो रहे हैं, जी, है ना। इसलिए हम तो यही बार बार ग्रामीण भाइयों को बोलेंगे कि आप अगर आपको ऐसा लग रहा है, रात में बुखार में पसीना चल रहा है और हल्का बुखार रह रहा है, खांसी रह रहा है, तो आप जाके अपना जांच अवश्य कराएं। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आप अपना इलाज करके अपना दवा लें। जी। इलाज खत्म हो जाने के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इलाज खत्म हो जाने के बाद आप खान पान सही रखिए, अपने आहार विहार को ठीक रखिए, जी, जैसा पौष्टिक भोजन लेते रहिए, अधिक ताकत से अधिक वर्क काम को नहीं करें, जितना शक्ति है उतने काम करें। जी। बहुत है कि अपना दिन भर काम करते रहते हैं, तो वैसी स्थिति में वैसा काम नहीं करें। सर बहुत लोगों ने कहा है कि लहसुन की कलियां काफ़ी फ़ायदेमंद होती है इसमें। देखिए बहुत सा चीज़ है, जैसे लहसुन के कलियां में जो तेल होता है ना, जी, वो ऐसा माना गया है कि इस पर कारगर है। जी, लेकिन हम लोग उस पर खाली लहसुन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं जी। कि ऐसा नहीं हो कि जिनको टीबी हो लहसुन खा लें तो ठीक हो जाएगा। जी हाँ, वैसा जैसे नहीं गांव है। के लोग ऐसा ऐसा मानते हैं। ये मान्यता गलत है कि गांव खाली लहसुन खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, वैसी बात नहीं है। आपको उसका प्रॉपर ढंग से इलाज लेना होगा। उसके अलावा भी बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में जड़ी बूटी है, जैसे नाग केसर है। जी, तो जिन लोगों को, जैसे हम लोग पहले रहते थे तो नाग केसर का चूर्ण को उसको पाउडर बना लेते थे, और पाउडर बनाने के बाद जिन लोगों को खून की उल्टियाँ होती थी या खून छाती से निकलने लगता था, जिनको टीबी रहता था, उनको हम लोग एक एक चम्मच सुबह शाम दिया जाता था। तो उससे उनको लाभ मिलता था। तो ये इससे इसी तरह से पीपली है, पीपली का सिद्ध किया हुआ दूध, यानी पीपली को दूध में उबाल करके लेने से, हल्दी को दूध में उबाल करके लेने से बहुत से छाती के बीमारियों में बचाव होता है और टीबी रोग में भी राहत मिलती है। उसके अलावे है कि आंवला का सेवन, विटामिन सी प्रॉपर मात्रा में मिलता है। पौष्टिकता बढ़ाने के लिए हम लोग पहले बोलते थे कि च्यवनप्राश खाएं। ऐसा था कि च्यवनप्राश, इसके बारे में ऐसे कहानी भी होती थी कि च्यवनप्राश बुढ़ापे को भी जवान बना देता है। तो उसमें ऐसा चीज़ मूल रूप से जो डाला जाता था वो छाती पर ही असर होता था, या असर होता है। तो जब छाती पर ही असर होता है तो जो ऑक्सीजन, छाती अगर ठीक हो गया तो प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन हर क्षेत्र को मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया तो बहुत रोगी को ताकत मिलने लगता है, पौष्टिकता बढ़ने लगती है, क्योंकि उसमें मूल रूप से च्यवनप्राश में आंवला और गुड़ और घी है। यही 3 चीज़ है मूल रूप से, बाकी और सब जड़ी बूटियाँ होती हैं, है ना। तो इन सब को मिला के बनाया जाता था, तो इससे पौष्टिक होता था। तो खास करके हम लोग टीबी के रोगी को ये च्यवनप्राश एक एक चम्मच ऐसा प्रिस्क्राइब किया जाता था, ताकि पौष्टिकता भी बनी रहे और उससे रोगी को बचाव भी हो सके। सर ये जो आयुर्वेद फार्मेसी होती है, वहाँ से लोग बिना डॉक्टर के परामर्श के टीबी की बीमारी ले सकते हैं? दवाइयाँ उसकी जो नहीं, ये गलत बात है। काहे कि पहले तो उसका पहचान जरूरी है। जी, अगर पहचान है तो तब
उसका दवा लेना उचित है। और बिना चिकित्सक के परामर्श के, चाहे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हों चाहे अंग्रेजी दवाइयाँ हों, दोनों नहीं लेना चाहिए। ये जान के लिए खतरनाक है। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिसमें मेटल होता है, जिसमें लेड का प्रयोग होता है, जिसमें पारा का प्रयोग होता है, तो उन बिना चिकित्सक के परामर्श से नहीं लेना चाहिए। और कितने दिनों तक लेना है, ये डॉक्टर ही, ये चिकित्सक ही ये उसको प्रिस्क्राइब करता है कि इतने दिनों तक लेना है। सर, अगर मैं बात करूं कि जैसा कि ये एक सांस की बीमारी है जो कि हमारे फेफड़ों से ही फैलती है, तो क्या हमारा आज का जो इन्वायरमेंट है जो बहुत पॉल्यूटेड है, उसके कारण लोगों को इसका असर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। पॉल्यूशन से खास करके जो माइंस इलाके में रहते हैं, जैसे जो सीमेंट कारखाना है या जो जहाँ माइंस है, या हम लोग पहले देखते थे कि हम लोग जब थे तो जहाँ स्लेट बनता था ना, जहाँ स्लेट बनाने का कारखाना होता था, वहाँ के मजदूरों में खास करके ये रोग होता था, टीबी का रोग पाया जाता था। इसलिए प्रदूषण से तो इसका प्रभाव पड़ता ही है, इसलिए प्रदूषण से तो हमेशा बचाव रखना ही चाहिए। इसीलिए जब भी टीबी का अस्पताल बनता है तो उसको दूर वातावरण, शुद्ध वातावरण में बनता है, और वहाँ जहाँ पॉल्यूशन बिल्कुल कम हो वहाँ पर इसको रोगी को रखा जाता था। यही कारण था। इसलिए मैं एक आखिरी सवाल आपसे एक और पूछना चाहूँगी कि जैसे आज हर बीमारी का इलाज प्राणायाम या फिर योगा के द्वारा संभव है, तो क्या इस बीमारी में भी हम कुछ प्राणायाम करके उसको लाभकारी बना सकते हैं? देखिए, योगा और मेडिटेशन तो हर चीज़ में लाभदायक है, लेकिन ये नहीं सोचे कि हम खाली योगा करेंगे और हमारा रोग चला जाएगा, हमारा टीबी ठीक हो जाएगा। ये गलत विचार है। इसलिए जो रोग है उसके लिए दवा है, उसके लिए औषधि ही जरूरी है। प्राणायाम वगैरह से हम अपने सांस को ठीक रख सकते हैं, सांस की प्रक्रिया को ठीक रख सकते हैं, ये सारा चीज़ रख सकते हैं। लेकिन जो जीवाणु से होने वाला जो बीमारी है उसके लिए दवाइयाँ जरूरी है, और चिकित्सक के परामर्श से ही दवाइयाँ लेना चाहिए। सर, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकगण, आपने देखा कि डॉक्टर ने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मैं आशा करती हूं कि आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में मैं नए विशेषज्ञ के साथ फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।